हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास सावधान हिंदुस्तान का पार्ट 5। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दिन के 12 बज रहे थे। रईस एफएम पर गाने सुन रहा था। अहमद आंखें बंद किए चेयर पर बैठा था और दूसरी चेयर पर टांगे रखी हुई थी। फैजल घंटे भर से टेबल पर फैले नक्शे पर नजरें दौड़ा रहा था। इतनी देर से तुम उलझन में हो? रईस कह उठा। कोई उलझन नहीं। फैजल नक्शे पर से नजरें टिकाए बोला। तो क्या कर रही हो? दूसरी जगह को चुन लिया है मैंने, जहाँ का निशाना हम ले सकते हैं, फैजल ने कहा। कौन सी जगह? होटल के डिस्कोथेक तो नहीं? फैजल नक्शे से नजरें हटाकर पलटा और रईस को देखा। रईस उसे ही देख रहा था। एफएम पर गाने चल रहे थे। मेरिन सोसाइटी के बाद हमारी पसंदीदा जगह पुलिस हेडक्वार्टर होगी, फैजल बोला। क्या? रईस का मुंह खुल गया। अहमद फौरन आंखें खोलकर सीधा बैठ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अहमद जैसे चीख उठा। आवाज़ नीची रखो, फैजल गंभीर था। तुम पागल हो, अहमद कुर्सी से खड़ा होते बोला। पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने को कह रहे हो? जानते हो वहाँ कितनी सख्ती है? 2 जगह चेकिंग के बाद भीतर जाया जा सकता है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। असंभव, हम वहाँ काम नहीं कर सकते। करने से पहले ही पकड़े जाएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि पुलिस हेडक्वार्टर में बम लगाएंगे? वहाँ कुछ करना मुसीबत मोल लेना है। पहले ही तुम मेरिन सोसाइटी जैसे टफ टारगेट को चुन चुके हो, अब पुलिस हेडक्वार्टर में बम लगाने को कह रहे हो। हैरानी है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुमने सोच कैसे ली। पुलिस हेडक्वार्टर में बम फटे तो पूरी मुंबई हिल जाएगी अहमद, फैजल बोला। ये असंभव है, रईस कह उठा। कुछ भी असंभव नहीं। वहाँ भीतर प्रवेश करने वालों की 2 बार चेकिंग होती है। बस, फैजल मुस्कुराया। इतने से ही घबरा गए। ये छोटी बात नहीं है कि तुम। वो चेकिंग शरीफों के लिए है, हमारे लिए नहीं। क्या मतलब? मुझे बिना चेकिंग के भी भीतर जाना आता है। तुम दोनों को भी ले जा सकता हूँ। कैसे? रईस बोला। जान पहचान है तुम्हारी, अहमद बेचैन था। नहीं तो ये काम हो ही नहीं सकता। मेरे साथ चलो, तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर घुमाकर लाता हूँ। अभी चलो। लेकिन चलो भी, एकाएक फैजल ने गंभीर स्वर में कहा। साथ में हम एक बैग भी ले जाएंगे। बैग ये समझकर ले जाना कि इसमें बम रखे हैं, जो हमने भीतर रखने हैं। पूरी नकली तैयारी के साथ हम भीतर जाएंगे। तुम हमें फंसवा के रहोगे, रईस परेशान सा कह उठा। फैजल के साथ रहकर तुम लोग कभी नहीं फंस सकते। मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लो। जिस देश में जाना हो, उन्हीं लोगों का वेश बना लो, उन लोगों में मिल जाओ। तुम्हारा मतलब है कि हम पुलिस वाले बन जाएं? अहमद हक्का बक्का रह गया। हाँ, हम पुलिस वाले बनकर हेडक्वार्टर में प्रवेश करेंगे। न हमारी तलाशी होगी, न हमें कोई रोकेगा। फिर भी हम पकड़े गए तो? रईस व्याकुल सा हो उठा। ऐसा कभी नहीं होगा, फैजल का स्वर विश्वास से भरा था। मैं ऐसा दिल्ली में पहले भी कर चुका हूँ। दोपहर 2:30 बजे। फैजल, अहमद और रईस के शरीरों पर पुलिस की वर्दी थी। अहमद सब इंस्पेक्टर बना हुआ था और फैजल रईस हवलदार। बिल्कुल पुलिस वाले लग रहे थे वो। पुलिस हेडक्वार्टर में काफ़ी भीड़ थी। लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ था। उनमें पुलिस वाले भी आ जा रहे थे, परंतु पुलिस वालों के आने जाने के लिए अलग से रास्ता था। सब वर्दी वाले उधर से ही आ जा रहे थे, लेकिन सामान्य लोगों को पुलिस चेकिंग में से गुजरना पड़ रहा था। मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही 4 पुलिस वाले मौजूद थे। उससे पहले चौखट जैसी मशीन रखी थी। आने वालों को पहले उसके बीच में से निकलना पड़ता था। इस चेकिंग के बाद 100 कदम आगे एक और चेकिंग पॉइंट था। वहाँ भी 4 पुलिस वाले मौजूद थे और स्कैनर मशीन थी। वहाँ सबकी तलाशी ली जा रही थी और हाथ में पकड़े सामान को स्कैनर मशीन में रखना पड़ता था, जो कि 15 सेकंड में स्कैन होकर दूसरी तरफ से बाहर निकल आता और जिसका सामान होता लेकर आगे बढ़ जाता। एक पुलिस वाला स्कैनर मशीन के पास बैठा, उस पर लगी स्क्रीन पर स्कैन होते सामान को देखता।
ठीक ठाक इंतजाम था चेकिंग का वहाँ। फैजल, अहमद और रईस पुलिस की वर्दियों में दूसरे पास के ही रास्ते से होते हेडक्वार्टर की इमारत में प्रवेश करते चले गए। बैग फैजल के कंधे पर था। पुलिस हेडक्वार्टर में गहमा गहमी फैली हुई थी। हर तरफ पुलिस वाले आते जाते दिख रहे थे। आम लोग भी थे। तीनों पुलिस हेडक्वार्टर में घूमते घूमते एक जगह ठिठक गए। अब बोलो, फैजल शांत स्वर में बोला। कोई परेशानी आई हमें? मेरा दिल घबरा रहा है, अहमद ने धीमे स्वर में कहा। मेरा भी, रईस ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अपने दिल और दिमाग पर काबू रखो। ये मत सोचो कि हम कौन हैं। अपने को पुलिस वाला समझो, फैजल ने शांत स्वर में कहा। समझो ये जगह पुलिस वालों की है और हम पुलिस वाले हैं। यहाँ हम सुरक्षित हैं। तुम कितनी अजीब बातें करते हो, रईस बोला। ये सब बहुत खतरनाक है। सड़क के किनारे बम लगा देना मामूली बात है। बच्चा भी ऐसा कर देगा। हमें बम लगाने के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए कि बम फटते ही सब सन्न रह जाएं। फिर ये काम हामिद अली का है। वो जाने क्या कराना चाहता है, जो हम तीनों को इकट्ठा करके ऐसी जगह चुनने को कहा कि जहां बम विस्फोट किए जा सकें। इस मामले को हामिद अली संभालेगा, तो टारगेट भी बढ़िया होना चाहिए। दोनों सिर हिलाकर रह गए। अगर कोई इस वर्दी में आए तो पुलिस हेडक्वार्टर बहुत ही आसान टारगेट है। जरा सोचो कि हमारे पास मौजूद इस बैग में बम भरे हैं और हम अब भीतर आकर बम लगाने जा रहे हैं, तो कौन हमें रोकेगा? कोई भी नहीं। सब काम हो जाते हैं अगर हौसला हो तो, फैजल गंभीर स्वर में बोला। तो अब यहाँ से बाहर निकलें, रईस बोला। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? रईस चौंका। हमें यहाँ पर 4-5 ऐसी जगह देखनी है जहाँ बम लगाएं तो जान का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। पुलिस हेडक्वार्टर के नक्शे को, रास्तों को अच्छी तरह देखो और पहचानो। हामिद अली हमसे सब कुछ पूछेगा और हमें बताना पड़ेगा। हमें अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है। हो सकता है हामिद अली हमें ही बम लगाने को कह दे। अहमद बोला। ये भी संभव है। ये सब नहीं हो सकता, रईस बोला। हमसे ही ये सब करवाना होता तो पाकिस्तान में बैठे बैठे ही ऑर्डर दे देता, परंतु वो खुद हिंदुस्तान आ रहा है तो ज़रूर कोई ख़ास बात है। हमें तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है, काम बेशक कोई भी करे। फैजल बोला। ज़्यादा देर यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। यहाँ से चलो और उन जगहों का चुनाव करो जहाँ बम रखना ठीक रहेगा। यहाँ के रास्तों को भी पहचानते रहो। हमें नक्शा बनाकर हामिद अली को देना है। तीनों आगे बढ़ने लगे। ठीक तरह से चलो, जैसे पुलिस वाले चलते हैं, फैजल ने रईस से कहा। रईस फौरन तनकर चलने लगा। शाम के 6 बज रहे थे। फैजल ठिकाने पर पुलिस हेडक्वार्टर का नक्शा बनाने में व्यस्त था। बीच बीच में रास्तों के बारे में रईस और अहमद से भी पूछ लेता था। वापस आने के बाद वो इसी काम में व्यस्त था। इस दौरान रईस 2 बार चाय बना चुका था। तभी अहमद पास आकर कह उठा। फैजल, मेरिन सोसाइटी से ज़्यादा बेहतर जगह मुझे पुलिस हेडक्वार्टर लगी। वहाँ काम करना आसान होगा। ये फैसला तो हामिद अली ही करेगा। हम सब कुछ उसके सामने पेश कर देंगे। हमें हामिद अली का प्लान भी तो नहीं पता, अहमद बोला। इससे हमें कोई मतलब नहीं। उसने हमें टारगेट चुनने को कहा, वो हमने चुन लिया। 2 जगह चुन ली। तुम कमाल की सोच रखते हो, अहमद मुस्कुरा पड़ा। सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए। बड़ा सोचो तभी कुछ कर सकेंगे। तुम मुझे पसंद आए, बढ़िया हो तुम, हंसा अहमद। रईस पास आया और बोला। हामिद अली से हमें बात करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि हमने काम पूरा कर लिया है। इस तरह हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो हिंदुस्तान पहुंचा कि नहीं या कब पहुंच रहा है। फैजल ने रईस को देखा और सोच भरे स्वर में कह उठा। रात को बात करेंगे। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित पाकिस्तान का शहर मीरपुर खास से राजस्थान का कस्बा मुनवा मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर था और रेलवे लाइन भी मुनौर तक ही जाती थी। परंतु ये रेलवे लाइन बंद थी वर्षों से। इसी तरह गुजरात का कच्छ का रण इलाका 9 किलोमीटर पड़ता था, परंतु सीमा पर तगड़ी चौकसी रहती थी। इधर से उधर आना जाना संभव नहीं हो पाता था। इस वक्त पाकिस्तान के मीरपुर खास के एक बंगले पर
हामिद अली अपने खास आदमियों के साथ मौजूद था 2 दिन से। 2 आदमी बंगले पर पहले से ही मौजूद थे जब आया था, और 2 आदमी ही उसके साथ थे जो कि उसके खास थे। एक नवाब था, दूसरा मूसा। दोनों ही खतरनाक थे। हामिद अली मीरपुर खास में बहुत खामोशी के साथ पहुंचा था और 2 दिन से बंगले के भीतर ही था। नवाब और मूसा भी बाहर न निकले थे। जो 2 आदमी पहले से बंगले पर थे वही बाहर आते जाते थे, परंतु हामिद अली अपने सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से अपने लोगों के संपर्क में था। फ़ोन आते भी थे और वो करता भी था। 2 दिन से हामिद अली सीमा पार करके हिंदुस्तान में प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था, और इस बारे में बंगले वाले 2 आदमी ही कोई कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक अबू अभी अभी हामिद अली के पास पहुंचा था। हामिद अली ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था और डबल बेड के पास मौजूद कुर्सी पर बैठा था, और इस वक्त निगाह अबू पर थी जिसने अभी अभी भीतर प्रवेश किया था। तुम बहुत ढीला काम कर रहे हो अबू, हामिद अली बोला। 2 दिन से मुझे बैठा रखा है। माफ़ी चाहता हूँ जनाब, आजकल उस तरफ से सीमा पर चौकसी हो गई है, परंतु शायद आज रात काम हो जाए। आज रात? जी जनाब, आज शायद उस पार कैप्टन शर्मा की ड्यूटी लगने जा रही है। सुल्तान ने फ़ोन पर उस पार के अपने खास सैनिक से बात की है। अगर कैप्टन शर्मा की ड्यूटी लग जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी सीमा पार करने में। कैप्टन शर्मा वो ही जो कई बार हमारे आदमियों को सीमा पार करवा चुका है। जी जनाब, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हामिद अली ने सिर हिलाया। ये कब पता चलेगा कि कैप्टन शर्मा की ड्यूटी लग गई है? सुल्तान सीमा के पास ही फ़ोन लिए इंतज़ार में बैठा है। यहाँ पर फ़ोन का सिग्नल नहीं आता। सीमा के पास फ़ोन का सिग्नल चालू रहता है। फ़ोन और उसका नंबर कैप्टन शर्मा ने ही दिया था काफ़ी पहले। सुल्तान शर्मा के संपर्क में है। फ़ोन पर बातें हो रही है। ड्यूटी लगते ही कैप्टन शर्मा सुल्तान को फ़ोन पर खबर दे देगा। कैप्टन शर्मा जानता है कि आपने सीमा पार करनी है। वो जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करने की चेष्टा करेगा। शर्मा जानता है कि मैंने सीमा पार करनी है। हामिद अली की आंखें सिकुड़ी। जी जनाब, ये तुमने गलत किया। मेरे बारे में उसे नहीं बताना चाहिए था। आप चिंता न करें जनाब, शर्मा हमारे भरोसे का आदमी है। 4 सालों से हमारे लोगों को सीमा पार करा रहा है और कभी गड़बड़ नहीं हुई। इस काम के लिए उसे तगड़े नोट मिलते हैं। हमारे आदमी उस पार से इस पार आना चाहते हैं तो ये काम भी शर्मा बखूबी करता है, अब्बू ने विश्वास भरे स्वर में कहा। शर्मा को कह रखा है कि 3 लोगों को सीमा पार करनी है। जी, शर्मा को आपकी, नवाब और मूसा की लंबाई चौड़ाई भी बता रखी है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जिसे सीमा पार करानी होती है, शर्मा उसके लिए अपने खास फौजी के हाथों फौज की वर्दी बेच देता है कि जब सीमा पार कराई जाए तो सब फौजी लगें। अब उसकी टुकड़ी का हर फौजी तो उसके इस काम में साथ नहीं है। कुछ को ही शर्मा ने अपने साथ मिला रखा है, इसलिए फौजी की वर्दी पहनाकर सीमा पार कराता है कि देखने वालों को सब फौजी लगें। इतना ही नहीं, उनके नाप के सामान्य कपड़े भी तैयार रखता है। सीमा पार कराकर जब उन्हें जीप पर 10-12 किलोमीटर भीतर जाकर छोड़ता है तो उनसे वर्दियां वापस ले लेता है और साधारण कपड़े पहनने को दे देता है। बहुत चालाक है ये शर्मा, तो हमारे काम का है और भरोसे का आदमी है। पहले ये लाहौर के पास की सीमा पर तैनात था तो मैंने और सुल्तान ने वहीं ठिकाना बना रखा था। वहीं से हम अपने आदमियों को सीमा पार कराते थे। 1.5 साल पहले शर्मा का ट्रांसफ़र वहाँ से यहाँ हो गया तो शर्मा के कहने पर हम इस तरफ आ गए। शर्मा जैसे लोगों का साथ होने पर हमारे काम कितने आसान हो जाते हैं, हामिद अली बोला। हमसे करोड़ों रुपया कमा चुका है कैप्टन शर्मा। नोट असली देते हो या नकली? कभी असली तो कभी नकली, अबू मुस्कुराया। शर्मा भी ये बात जानता है, पर वो कहता है कि तुम्हारे नकली नोट असली से भी बढ़िया होते हैं, सब चल जाते हैं। शर्मा से कह देना कि कभी बुरा वक्त आए तो सीमा पार करके पाकिस्तान में आ जाए, हम उससे पनाह देंगे। हमें शर्मा जैसे आदमियों की ज़रूरत रहती है
जो हिंदुस्तान को बेहतर ढंग से जानते हैं। शर्मा ने अभी निकाह नहीं किया। जब वो सीमा पार करके आएगा तो उसका निकाह भी करा देंगे खूबसूरत लड़की से, हामिद अली ने कहा। हिंदुस्तान के बेदी को हामिद अली खास इज्जत देता है। ऐसे लोग हमारे पास रहे तो हिंदुस्तान की जो खबर हमें चाहिए वो फौरन मिल जाती है। वो कभी भी सीमा पार करके हमारी पनाह में आ सकता है। जनाब, अभी तो वो जो कर रहा है वो ही करने दीजिए। हमारे बहुत काम आ रहा है शर्मा। अगर कभी वो मुसीबत में पड़ा तो उसे सीमा पार कर आने को कह दूंगा। ठीक है, मैं सुल्तान को फ़ोन करके देखता हूँ, शायद वो नई खबर दे दे, कहकर अबू बाहर निकल गया। हामिद अली उठा और कमरे में टहलने लगा। तभी मूसा ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, जनाब, हिंदुस्तान की कोई नई खबर? मूसा, हामिद अली ठिठकता कह उठा, वही खबर है। देवराज चौहान और जगमोहन हमारे आदमियों की नज़रों में है। वो जब चाहे उन दोनों की गर्दन पकड़ सकते हैं। तो क्यों न दोनों को पकड़कर हमारे आदमी कैद में रख ले हमारे वहाँ पहुँचने तक। ये बात मैंने मुन्ना खान से कह रखी है कि जब वो काबू से बाहर होने लगे तो उन्हें उठा लो। रईस अहमद और फैजल की कोई खबर? उनका कोई फ़ोन नहीं आया, हामिद अली ने कहा। हैरानी है कि बम विस्फोट करने के लिए वो कोई जगह नहीं चुन सके हैं 2 दिन में। हामिद अली खामोश रहा। आपने उन्हें फ़ोन नहीं किया? अभी हमारे पास वक्त है, जल्दी क्या है, वो काम ही कर रहे होंगे। तीनों खामोश नहीं बैठने वाले। अबू कहता है कि हम आज रात शायद सीमा पार कर लें। तुम और नवाब हर पल तैयार रहो चलने के लिए। हम तैयार हैं जनाब। इस बार मैं देवराज चौहान और जगमोहन को कुत्ते की मौत मारने हिंदुस्तान जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे भाई अली को मारा और 4 महीने पहले मुंबई में विस्फोट करने का मेरा प्लान खराब कर दिया। मेरे लोग मारे गए और खुद भी साफ बच निकला। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास मैं पाकिस्तानी। मूसा हामिद अली के सुर्ख चेहरे को देखता कह उठा, आपके भाई की जान लेने में मोना चौधरी भी उनके साथ थी। विस्तार से जानने के लिए पढ़े वांटेड अली। हाँ, वो भी बहुत बड़ी हरामजादी है। हामिद अली के दांत पिच गए, परंतु इस वक्त वो हिंदुस्तान से बाहर है। मैं उसके इंतज़ार में अपना वक्त खराब नहीं कर सकता। कुछ दिन की फुर्सत है मुझे, तो देवराज चौहान और जगमोहन को ही सही। मोना चौधरी से फिर कभी निपट लूँगा। देवराज चौहान और जगमोहन तो बार बार मेरे कामों के बीच आ रहे हैं। पिछली बार जासूसी संस्था के चीफ मार्शल के साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम किया। सब बातों की सजा देने जा रहे हैं हम हिंदुस्तान में उन दोनों को। मूसा की आवाज़ कठोर हो गई। हामिद अली का चेहरा तप रहा था। मुनीम खान मेरा वफादार और ख़ास साथी था, परंतु देवराज चौहान ने चालाकी से मुनीम खान के गद्दार होने की झूठी खबर मुझ तक पहुंचा दी। मैं बेवकूफ़ बन गया और मुनीर खान को शूट कर दिया। मैंने ऐसी गलती कर दी कि जिसे सुधार भी नहीं सकता। देवराज चौहान को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, गुर्रा रहा था हामिद अली। जनाब, हम हिंदुस्तान तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना मार्शल को भी लपेट लें। वो भी बहुत बार हमारे रास्ते में आ चुका है। उसने हमें बड़े बड़े नुकसान दिए हैं। उसका भी काम खत्म कर दें तो। ये आसान नहीं। ये शब्द आप कह रहे हैं कि आसान नहीं मार्शल को मारना? डंडे से शेर को नहीं हका जाता, हामिद अली ने दांत पींचकर कहा। देवराज चौहान और जगमोहन पर तो हाथ डालना आसान है, वो खुले में रहते हैं, परंतु मार्शल साथ पर्दों में रहता है। हम अभी तक ये नहीं जान पाए कि वो कहाँ पर से अपना काम चालू रखता है। ऐसे में मार्शल के बारे में ये पता लगाना कि वो कहाँ है, अभी तक तो असंभव बात है। हम उसके एजेंटों की भी खास पहचान नहीं कर पाए। मार्शल छलावा है, उसकी तस्वीर भी हमारे पास नहीं है। तुम क्या समझते हो कि मार्शल पर मैंने कभी काम नहीं किया? साल भर पहले मेरे 15 आदमी मार्शल के बारे में जानने की चेष्टा करते रहे, परंतु कुछ भी पता नहीं कर पाए। न मार्शल का ठिकाना, न मार्शल की तस्वीर। ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग भी मार्शल के बारे में कुछ खास नहीं बता पाते, परंतु मार्शल का नाम उन्होंने सुन रखा है।
मार्शल का सीधा वास्ता हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से है। वो ही मार्शल से पूछताछ करते हैं। किसी नेता या मंत्री से मार्शल का कोई मतलब नहीं। तभी तो वो गुप्त रह पाता है, तभी तो वो बचा हुआ है। उसका नाम मार्शल है, मूसा बोला। उसका नाम मार्शल नहीं है, ओहदे का नाम मार्शल है। जो भी उस जासूसी संस्था का चीफ बनेगा उसे मार्शल ही कहा जाएगा। अब जो मार्शल है उसका असली नाम, उसकी हकीकत से हम अनजान हैं, परंतु वो ज़्यादा देर अनजान नहीं रह सकता। कभी तो हामिद अली के हाथ लगेगा ही। वो अभी मेरे हाथों की लंबाई नहीं जानता कि मेरे ख्याल में तो कुछ लोगों को आप मार्शल के बारे में जानने के लिए लगाए रखें, मूसा ने कहा। मार्शल के बारे में कुछ नया तो सोचना ही पड़ेगा। पहले देवराज चौहान और जगमोहन को खत्म कर लें। इन लोगों को एक एक करके मारना बेहतर होगा। ये सब साथ मिल जाते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं, इसलिए एक एक करके मारो इन्हें। पहला नंबर देवराज चौहान और जगमोहन का लगा है, दूसरा नंबर मोना चौधरी का और तीसरा मार्शल का। देवराज चौहान या जगमोहन को मार्शल का पता होगा, मूसा कह उठा। मैं नहीं जानता, इन दोनों से मार्शल के बारे में पूछेंगे। मूसा का चेहरा कठोर हो गया। कोशिश करके देख लेना, लगता नहीं कि मार्शल ने इन्हें अपने बारे में बताया होगा, हामिद अली बोला। तभी अब्बू ने तेजी से भीतर प्रवेश करते हुए कहा, जनाब, सुल्तान का अभी अभी फ़ोन आया है कि कैप्टन शर्मा की ड्यूटी रात को सीमा पर लग गई है। खूब, तो आज रात हम सीमा पार कर सकते हैं। हाँ जनाब, परंतु सुल्तान 2-3 घंटों बाद आप लोगों के लिए वर्दियाँ लेकर आएगा। मेरे ख्याल में आधी रात को ही सीमा के पार जाया जा सकेगा। शर्मा की ड्यूटी 8 बजे शुरू होगी, उसके बाद ही वो सुल्तान को वर्दियाँ दे पाएगा। आधी रात तो हो ही जाएगी जनाब। रात 10:30 बजे। हामिद अली ने कुछ देर पहले ही खाना खाया था। सुल्तान अभी तक नहीं आया था। तभी 40 वर्षीय नवाब ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, सुल्तान अभी तक नहीं आया जनाब। इंतजार करो, ऐसे कामों में वक्त लगता ही है, हामिद अली बोला। S-21 वाले बमों का थैला तैयार कर लिया? बमों वाला बैग तैयार है जनाब, नवाब बोला। हामिद अली एकाएक मुस्कुरा पड़ा। चीन वालों ने बहुत ही खतरनाक बम तैयार किए हैं। S-21 मारक बम है। एक बम पूरा बंगला उड़ा सकता है। ये बम जब हिंदुस्तान में फटेंगे तो बेचारों का क्या होगा? हिल जाएगा हिंदुस्तान। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे बम है। चीन ने बमों की पहली खेप हमें दे दी है। कितने बम साथ रखे हैं? 20। मूसा कहता है 20 बहुत है। मूसा ठीक कहता है, 20 में तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, हामिद अली ने कहा। बम लगाने के निशाने तय किए। ये काम मुंबई में हमारे आदमी कर रहे हैं। अभी उनसे बात करता हूँ। 2 दिन हो गए उनसे बात किए। कहने के साथ ही हामिद अली उठा और आगे बढ़कर सैटेलाइट फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगा। जनाब, नवाब बोला, उनसे कहिए कि इस बार खास जगह होनी चाहिए बम फटने की। वो खास जगह ही चुनेंगे। उनमें एक फैजल है। फैजल हमेशा ही हटकर सोचता है। मुझे उसके दिमाग पर भरोसा है कि वो बढ़िया जगह चुनेगा। हामिद अली ने फ़ोन कान से लगा लिया। फिर भी ये बात अभी कह देता हूँ। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो। तभी रईस की आवाज़ कानों में पड़ी। रईस हो न तुम? हामिद अली आवाज़ पहचान कर कह उठा। ओ, जनाब बोल रहे हैं। तभी रईस का संभला स्वर कानों में पड़ा। सब ठीक है? एकदम बढ़िया जनाब। आप क्या हिंदुस्तान पहुंच गए? उधर से रईस ने पूछा। आज रात शायद सीमा पार कर जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फैजल पास में है? जी जनाब, अभी उसे फ़ोन देता हूँ। फिर फैजल की आवाज़ कानों में पड़ी। जनाब, मैं फैजल बोल रहा हूँ। खुश रहो बेटे, आज रात चांसेस है सीमा पार कर आने के। जल्दी आइए जनाब, हम तो कब से आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से। जगह पसंद की बम लगाने के लिए सब कुछ तैयार है जनाब, बस आपका इंतज़ार है। नवाब कहता है कि जगह खास होनी चाहिए, नहीं तो बम लगाने में मज़ा नहीं आएगा। जगह बहुत खास है, आप आइए तो सही। जल्दी मिलते हैं।
कहकर हामिद अली ने फ़ोन बंद किया और दूसरा नंबर मिलाने लगा। चंद कदमों के फासले पर नवाब शांत सा खड़ा रहा। फ़ोन लगा, बात हो गई। हेलो। मुन्ना खान की आवाज़ हामिद अली के कानों में पड़ी। सब ठीक है मुन्ना, हामिद अली बोला। सब ठीक है जनाब, हुक्म दीजिए। उधर से मुन्ना खान की आवाज़ आई। देवराज चौहान और जगमोहन की क्या खबर है? वो पूरी तरह हमारी नज़रों में है, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है मुन्ना। शुक्रिया जनाब। वो दोनों खतरनाक है, धोखा मत खा जाना। हम सतर्कता से काम कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान पहुंच गए? शायद आज रात हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाऊं। आप कहें तो मैं आपको लेने आऊं। कहाँ पर मिलेंगे आप? उसकी जरूरत नहीं, मेरे आदमी सीमा पर तैयार खड़े हैं। तुम लोग सिर्फ उन दोनों पर नज़र रखो। हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करूंगा, हामिद अली ने कहा। देवराज चौहान और जगमोहन का क्या करना है जनाब? उधर से मुन्ना ने पूछा। हिंदुस्तान की ज़मीन पर पैर रखने के साथ ही मैं काम शुरू करूंगा, तब फ़ोन करूंगा। मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा जनाब। हामिद अली ने सैटेलाइट फ़ोन बंद करके वापस रखा और बोला, हमारे सब काम बढ़िया हो रहे हैं हिंदुस्तान में। आप भी तो अपने आदमियों का बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो ठीक से काम क्यों नहीं करेंगे? नवाब ने कहा। इस बार हिंदुस्तान को हिला देना है नवाब। हम तो कई बार हिंदुस्तान को झिंझोड़ चुके हैं, परंतु उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तुम ठीक कहते हो नवाब। हामिद अली के दांत पिच गए। लेकिन ये सब दिखावा भी तो हो सकता है कि हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता वो भीतर ही भीतर छटपटाता हो। चोट लगने पर तकलीफ तो होती ही है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ा भीतर ही भीतर उठती है, उसका जवाब नहीं। वैसे ही अब मैं जल्दी ही ऐसा वार करूँगा हिंदुस्तान पर कि वो कभी भी संभल नहीं सकेगा, हामिद अली खतरनाक स्वर में कह उठा। चीन वालों से महीना भर पहले ही बात हुई है। वो ऐसी परमाणु मिसाइलें बनाने की चेष्टा में लगे हैं तो कि 2000 किलोमीटर तक जाकर मारने की क्षमता रखेंगी। मतलब कि हम हिंदुस्तान पर, पाकिस्तान पर बैठे बैठे परमाणु हमला कर सकेंगे। चुन चुन कर हिंदुस्तान के शहरों को तबाह कर देंगे। बस वो परमाणु मिसाइलें तैयार हो जाने की देर है। चीन वाले उन परमाणु मिसाइलों को 2 बार परीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अभी पूरी सफलता नहीं मिली। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब चीन की तरफ से परमाणु मिसाइलें तैयार होने की खबर आए। उस दिन से हिंदुस्तान की बर्बादी शुरू होगी। तब तो हिंदुस्तान कहीं का भी नहीं रहेगा। चीन भी ये चाहता है कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, तभी तो वो हमें मुफ्त के भाव हथियार देता है। चीन जानता है कि जितने भी हथियार हम जैसों को देगा, हम उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ ही करेंगे। चीन तो पाकिस्तान सरकार के सामने भी हथियारों का ढेर लगाए जा रहा है कि वो उन हथियारों को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहे। चीन अपना उल्लू सीधा कर रहा है, खुद हिंदुस्तान पर हमला न करके हमसे या पाकिस्तान सरकार से हमला कराता है। लेकिन चीन हमारी ज़रूरतें पूरी करता है हथियारों की। हम पैसे दे या न दे, वो हथियार देना नहीं भूलता। वो परमाणु मिसाइलें कब तैयार होगी जनाब? नवाब बोला। वो हमारे काम की चीज़ रहेंगी। मेरे ख्याल से साल भर तो लग ही जाएगा, अभी वक्त है। तब तो हम रातों रात हिंदुस्तान के कई शहर तबाह कर देंगे। परमाणु मिसाइलों से तो हम एक रात में आधा हिंदुस्तान तबाह कर देंगे, हामिद अली खतरनाक स्वर में कह उठा। उसी पल अब्बू ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, जनाब, सुल्तान का फ़ोन आया है। कैप्टन शर्मा ने उसे 3 वर्दियां दे दी है। सुल्तान आ रहा है। आप सीमा पार जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। वो वक्त आ गया जिसका हमें 2 दिन से इंतजार था। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।